मेरा नाम सुदीप है और मैं 45 साल का हूँ। वैसे तो मैं पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मुझे भूत प्रेत ऐसी चीज़ों पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। फिर भी आज मैं आपके साथ एक कहानी बांटना चाहता हूँ और ये कहानी कोई साइंस के एक्सपेरिमेंट की या फिर किसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी चीज़ की जिसे आप देवता या दानव कुछ भी कह सकते हैं। मैं जब छोटा था तो मुझे याद है मेरे पापा हमें गर्मी की छुट्टियों में हमेशा गांव ले जाया करते थे। हमारा गांव वाराणसी से बस कुछ ही दूर था और इसका नाम है ऐरोली। आज आपको यहाँ हर आधुनिक सुख सुविधा मिल जाएगी, पर आज से 35 साल पहले ऐसा नहीं था। मुझे याद है हम ट्रेन से मुगल सराय जंक्शन उतरा करते थे और वहां से हम फिर टांगा या रिक्शा करके अपने गांव जाते। इस सफर की कई सारी बातें मुझे बहुत अच्छे से याद है। हमारी ट्रेन सुबह सुबह 4 बजे मुगल सराय जंक्शन पहुंचा करती। पापा हम बच्चों को और माँ को 1 घंटे पहले से ही धक्का मारा करते थे और तब जाके कहीं मैं और मेरा छोटा भाई ठीक प्लेटफॉर्म आने के पहले उठते थे। मेरी नींद जितनी ना पापा की डांट से खुलती थी, उससे ज़्यादा मेरे उठने का कारण था प्लेटफॉर्म से आती हुई चाय वालों की आवाज़। चाय 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 गरम, चाय ले लो, चाय चाय। आजकल एसी और एरोप्लेन में सफ़र करने वाले बच्चे इन ट्रेन के सफ़र का मज़ा कहाँ समझ सकेंगे। वैसे मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं तो 2 या 3 बार ट्रेन से गांव ले गया हूँ, पर सच कहूँ तो अब मुझसे भी जनरल या फिर ऑर्डिनरी स्लीपर क्लास में सफ़र नहीं होता है। और फिर हमेशा की तरह हम लोग प्लेन से सफ़र करने लगे। साल था 1987 और गर्मी की छुट्टियां पड़ गई थी। हम लोग इस वक्त मुंबई में रहते थे और मेरी उम्र 10 साल। इस बार मुझे गांव जाने का मन बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इस बार इंडिया में क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो होने वाला था और मेरे कॉलोनी के सारे बच्चों ने यह तय किया था कि ये समर वेकेशन हम पूरा क्रिकेट खेल कर ही बिताएंगे। बहरहाल जैसा आप समझ ही सकते हैं, मेरे कॉलोनी के बच्चों के बनाए हुए प्लान पे मेरे पापा का गांव जाने का प्लान भारी पड़ गया और हम भरी दोपहर में टैक्सी में बैठ के सीएसटी स्टेशन की तरफ निकल गए। हर बार की तरह इस बार भी माँ खाने के लिए पूरी और आलू की सब्जी लाई थी। घर पे आपको सूखी सब्जी और पूरी खाने का भले ही मन ना हो, मगर ट्रेन में वाह भाई वाह, ट्रेन में तो पूरी और आलू की सूखी सब्जी का कोई तोड़ ही नहीं है। तो हर बार की तरह खाते पीते ये सफ़र भी कट गया। हम सुबह सुबह 4 बजे मुगल सराय पहुंच गए। अब हमें आगे का सफ़र तय करना था, जिसके लिए हमने एक रिक्शा बुक किया और फिर शुरू हुआ रिक्शे का एक लंबा सफ़र। सुबह 4 बजे नींद खुल जाने के कारण मैं और मेरा छोटा भाई रिक्शा में ही सो गए और हमारी नींद ठीक तब खुली जब हम गांव में प्रवेश करने ही वाले थे। जब हम अपने घर पहुंचे तो मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ कि मैं मुंबई से यहाँ छुट्टी बिताने के लिए आया हूँ। मुंबई में हम एक छोटे से 2 बेडरूम के फ्लैट में रहते थे और ये हमारा घर जैसे कोई हवेली हो। हमारा घर एक 2 मंजिला मकान है जो कि लगभग 8000 स्क्वायर फीट जगह पे बना हुआ है। हमारे घर के दरवाजे में घुसते ही पहले तो आपको एक बड़ा सा आंगन मिलेगा और इस आंगन के बिल्कुल कोने में बना हुआ है एक कुआं। मेरे पापा बताते थे कि पहले इस कुएं में बहुत पानी हुआ करता था, मगर हमारे बचपन में ये लगभग सूख गया था और अब तो इसको भर दिया गया है। आंगन के बाद हमारा वरांडा है जो कि बैठक खाना भी है।
मेरे दादाजी उस समय वहां के एक बहुत ही मशहूर इंसान थे और गांव के कई लोग मेरे दादाजी से सलाह मशवरा करने आया करते, तो ये बैठक खाना उन्हीं वार्तालापों के लिए इस्तेमाल होता। वरांडा पार करके बीच में जैसे एक खुली जगह है जहां से ऊपर से रोशनी और हवा आने के लिए व्यवस्था की गई है और इसके चारों तरफ बने हुए हैं 4 कमरे और एक बहुत ही बड़ा रसोई घर। हमारे रसोई घर को देख के कोई भी ये बता सकता है कि हमारे पूर्वजों को खाने पीने का कितना शौक था। रसोई घर के पास से सीढ़ियां है जो कि दूसरी मंजिल पे जाती है और यहाँ पे है 6 बहुत ही बड़े और आलीशान कमरे। मुझे ठीक से तो नहीं पता, पर मैंने पापा को कहते हुए सुना है कि हमारा ये घर लगभग 200 साल से भी पुराना है और अंग्रेजों के समय में हमारे परिवार का बहुत ही रुतबा था, जैसे कि हम कोई जमींदार हो। हमें अब गांव में आके 3 दिन हो चुके थे और मैं एक दिन दोपहर में खाने के बाद बाहर आंगन में कुछ खेल रहा था। तभी मेरे दादा ने मुझे बुलाया, सुदीप सुदीप यहाँ आओ बेटा, धूप में इस वक्त मत खेलो। मैं तुरंत दौड़ के दादू के पास गया और मैंने उनसे कहा, दादू मुझे नींद तो नहीं आ रही है, तो फिर मैं क्या करूं? दादू मुझे कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। और फिर शुरू होती है वो कहानी जो कि आज भी मुझे बहुत हैरान करती है। मुझे पता नहीं इस कहानी पर मैं विश्वास कैसे करूं, पर हां, फिर मैंने इसका एक सबूत भी देखा था जो कि मुझे इस पे विश्वास करने पे मजबूर कर देता है। मेरे दादा कहानी शुरू करते हैं। ये बात 1917 की है, जब मैं लगभग 7 साल का था। 1917 ये समय था विश्व युद्ध 1 का और पूरी दुनिया इस वक्त एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही थी। मुझे याद तो नहीं, पर शायद गर्मी की छुट्टियों की वजह से स्कूल्स बंद थे। एक सुबह मैंने नाश्ता किया और मैं आंगन में खेल ही रहा था कि तभी मेरे दोस्त भोला ने मुझे घर के बाहर आके पुकारा, हेमंत, ओ हेमंत, कहाँ है रे? बाहर आ, खेलने जाते हैं। भोला की आवाज सुन के मैं बहुत खुश हो गया और तुरंत अपनी माँ को ये कह के कि मैं खेलने जा रहा हूँ बाहर आ गया। मुझे याद है वो दिन। उस दिन बहुत ज़्यादा धूप थी और जब हम दोनों गांव के बाहर बने मैदान में पहुंचे तो वहां और कोई भी बच्चे नहीं थे। हम दोनों थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं और फिर मैंने भोला से कहा कि हम जाके अपने बाकी के दोस्तों को बुला लाएंगे। अगले आधे घंटे तक हम गांव के हर बच्चे के घर पे गए, पर शायद बहुत गर्मी होने के कारण आज कोई भी खेलने नहीं आया। मैं और भोला फिर से मैदान में जाके एक जामुन के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। हम दोनों बात कर ही रहे थे कि भोला मुझसे कहता है, क्यों ना हम गांव के बाहर बने हुए एक पुराने मंदिर में जाए। मुझे तब तो इसके बारे में कुछ पता नहीं था, पर हाँ, बाद में पता चला कि ये हमारे गांव के किसी शक्ति का मंदिर है। मैंने इसे देवता या कुछ ऐसा क्यों नहीं कहा, शायद इसका पता आपको कहानी में आगे चल जाएगा। भागते हुए हम दोनों मैदान के बाहर आते हैं और सीधा उस मंदिर के पास पहुंच गए। मैं बता नहीं सकता, पर इस मंदिर का माहौल बहुत ही अलग था। पूरे गांव में इतनी गर्मी थी, मगर इस मंदिर के चारों तरफ जैसे बहुत ही ठंड थी और हवा में एक नमी का एहसास भी था। मुझे तो इसके पास आते ही सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। मैंने भोला से पूछा कि ये क्या जगह है, तो इसका जवाब उसके पास भी नहीं था। हम दोनों ही वहाँ कुछ देर तक बैठे रहे और उसके बाद हम वहाँ से उठ के वापस अपने घर आ गए। दोपहर का खाना खा के मैं सो गया और जब शाम में उठा
तब मुझे थोड़ा बुखार जैसा था। मैं उठा और उठ के खेलने जाने वाला था, मगर बुखार और बदन दर्द होने के कारण मैं नहीं गया और फिर से सो गया। शाम का वक्त था और माँ संध्या आरती करते हुए जब मेरे कमरे में आई तो बिल्कुल चौंक गई। माँ ने मुझसे पूछा कि आज क्या हुआ है और क्यों मैं खेलने नहीं जाना चाहता। मैंने जवाब में कुछ नहीं कहा और बस लेटे हुए अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था। शाम का वक्त था और आसमान में एक हल्का भगवा रंग फैला हुआ है। मुझे सारे बच्चों की आवाज आ रही है। वो सब बच्चे मेरे बिना ही खेल रहे हैं। मैं थोड़ा उदास हो गया, पर तभी मेरे कमरे में दादी आती है। दादी ने आते ही बहुत ही चिंतित आवाज में मुझे पूछा कि मुझे क्या हुआ है। मैं फिर से चुप रहा, क्योंकि मुझे सच कहूँ तो कुछ कहने का मन ही नहीं हो रहा था। दादी फिर वही सवाल पूछते हुए मेरे पास आती है और उन्होंने मेरे माथे पे हाथ लगाकर कुछ देखा और वो बोलती है कि मुझे तो बुखार है। दादी ने कहा कि वो मेरे लिए आज खिचड़ी बना देंगी और घर की बनी हुई कुछ दवाइयाँ भी दे देंगी। मैंने भी सोचा आज खिचड़ी और दवाई खा लेता हूँ और फिर कल खेलने चला जाऊँगा। मेरी ये सोच बस सोच ही रह गई, क्योंकि अगली 4 दिन तक मुझे बुखार रहा। ये बुखार ऐसा था कि नहीं बहुत ज़्यादा, पर थोड़ा ज़रूर रहता। मुझे कमज़ोरी और बदन दर्द भी होती थी और मेरे मुंह में कोई स्वाद नहीं लग रहा था। ऐसे जैसे मैं जो भी खाना खाता वो चीज़ मुझे बिल्कुल खट्टी लगती। जब 4 दिन बीत गए तो मेरे दादा को ये बात बताई गई। दादा ये बात सुन के बहुत गुस्सा हो गए और बोले कि बच्चे को 4 दिन से बुखार है और हमने अभी तक किसी डॉक्टर या वैद्य को नहीं बुलाया। दादी और माँ चुपचाप खड़े होके दादा की फटकार सुन रही थी और फिर शाम को दूसरे गांव से एक डॉक्टर को बुलाया गया। इन डॉक्टर का नाम था पीके शर्मा और आके ही उन्होंने जब मुझे देखा तो थोड़ा परेशान हो गए। शायद उन्हें समझ नहीं आया कि मुझे हुआ क्या है। मुझे कुछ पड़ताल करने के लिए वाराणसी भेजा गया और 5 दिन बाद जब डॉक्टर वाराणसी से उस पड़ताल की परिणाम लेके आए तो अब मुझे बुखार हुए लगभग 9 दिन हो चुके थे। मैं सारा दिन कमजोर रहता और शाम होते ही मुझे बुखार आ जाता। अब धीरे धीरे घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए और फिर एक दिन मेरे दादा ने सोचा कि वो मुझे आगे शहर के किसी बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे। सारी तैयारियां हो गई और फिर सुबह सुबह मैं टांगे में बैठकर शहर के लिए निकल गया। मेरे साथ मेरी दादी, माँ और दादा भी थे। सुबह के वक्त तो मैं सो गया था, पर थोड़ी देर बाद मुझे माँ ने उठाया कुछ नाश्ता करने के लिए। मुझे बुखार ज़रूर था और तबीयत भी खराब थी, मगर ये ख्याल कि हम शहर जा रहे हैं और वहाँ कुछ दिन रुकेंगे मेरे दिल में एक अलग सी खुशी पैदा कर रहा था। एक बहुत ही लंबे सफ़र के बाद हम शहर पहुँच गए। हम यहाँ पे एक किराए के मकान में रुके थे और शहर की भीड़ और जगमगाहट देख के मैं हैरान हो गया। पहले कुछ दिन तो मैं बहुत खुश हुआ, फिर मेरी तबीयत ने जैसे मुझ पे एक काला ग्रहण लगा दिया। हम शहर में लगभग 1 महीना रुके और हमने कई बड़े डॉक्टरों को दिखाया। इनमें से कुछ तो अंग्रेज डॉक्टर भी थे जो कि विलायत से डॉक्टर बन के आए थे। वो भी मेरी इस बीमारी का पता नहीं कर सके। थक हार के हम वापस अपने गांव आ जाते हैं। अगले 1 महीने तक मेरी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हुआ। सारा दिन मैं कमजोर रहता और शाम को मुझे बुखार आ जाता। एक दिन मेरे पड़ोसी एक तांत्रिक को लेके मेरे घर आए और उस तांत्रिक ने पूरे घर को अच्छे से देखा। वो तांत्रिक मेरे पास आए और उसने मुझसे कई सवाल पूछे। सच कहो तो अब मुझे उसके सारे सवाल याद नहीं है, पर हाँ, उसने मुझे उस दोपहर की सारी बातें पूछी जब मैं भोला के साथ
खेल रहा था। मैंने उनको सारी बातें बताई कि कैसे पहले मैं और भोला सब दोस्तों को ढूंढ रहे थे और उसके बाद हम गांव के बाहर बने हुए उस मंदिर में गए। तांत्रिक ने भोला को बुला के इस बात की पुष्टि की और फिर वो मेरे दादा के साथ उसी जगह पे गए। उस समय तो मैं नहीं समझा, पर बाद में मुझे ये पता चला कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी शुरुआत उसी मंदिर से हुई है। मेरे दादा ने अगले कुछ दिनों तक घर को बहुत अच्छे से टटोला और उनको घर से एक किताब मिली। मुझे याद है एक दिन सुबह जब मैं उठा तो मेरे सामने मेरे दादा, दादी और माँ बैठे थे। मेरे दादा ने मुझे कहा कि बच्चे बिल्कुल चिंता मत करो, अब बस कुछ ही दिनों में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मेरे दादा ने अपने हाथ में एक किताब पकड़ के रखी थी और उन्होंने उस किताब को मेरे सर से लगाया और वापस बाहर चले गए। दादा ने घर के सबको बुलाया और उन्होंने सबको ये बात बताई। दादा ने कहा कि ये गांव हमारे ही परिवार ने बहुत सालों पहले बसाया था। जब यहाँ लोग बसने के लिए आए तो शुरुआत में कई लोगों की बहुत रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई और तब हमारे ही पूर्वजों ने यहाँ पे एक उस समय के बहुत बड़े बाबा को बुलाया। ये बाबा जब आए उन्होंने कहा कि इस गांव में एक ऐसी शक्ति है जो कि नहीं चाहती यहाँ लोग बसे और इसीलिए इस शक्ति ने लोगों की जान ली है। हमारे ही परिवार के लोगों ने इन बाबा की मदद से इस शक्ति को कैद कर लिया और उसके लिए गांव के बाहर एक मंदिर भी बनवाया गया। इस बाबा ने यह बताया कि हर महीने अमावस्या की रात को यहाँ एक बकरे की बलि दी जानी चाहिए और कुछ भी हो जाए ये रिवाज कभी भी ना टूटे। मगर जैसे जैसे समय बीतता गया लोग इस रिवाज के बारे में भूल गए और गांव के बाहर बने हुए उस मंदिर के बारे में भी। दादा ने वो किताब निकाली और सबको बताया कि इस किताब में इस चीज के बारे में लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है कि पिछली बार कैसे उन बाबा ने इस चीज को कैद किया था। वो घर वालों के सामने पूरी विधि को पढ़ते हैं, मगर इस विधि के ठीक खत्म होने के बाद वो पन्ना आधा फटा हुआ निकला। किसी को इस बारे में ज्यादा चिंता नहीं हुई क्योंकि किताब के अनुसार विधि संपन्न होने के बाद का पन्ना फटा हुआ था, तो इसमें कुछ डरने की बात नहीं थी। अगले दिन ही दादा ने किताब में लिखी हुई विधि के अनुसार सारे काम करने की शुरुआत की। पहला काम था कि पूजा के लिए एक मूर्ति बनवाना। किताब में जैसी मूर्ति का विवरण था वो थी एक 8 फीट की पूरे काले रंग की मूर्ति। इसके 8 हाथ थे और इसकी आंखें बिल्कुल लाल जैसे कि खून से भरी हो। सर पे काले बाल जो कि कमर तक हो और मुंह से 2 दांत निकले हुए जैसे कि कोई पिशाच। हमारे गांव में उस वक्त कोई भी मूर्तिकार नहीं था, तो दादा को मुझे लेके पास के गांव में ही जाना पड़ा मूर्तिकार से मिलने। इस किताब की विधि में ऐसा लिखा था कि जिसके ऊपर ये आपदा है उसको भी हर काम के लिए जाना पड़ेगा, तभी ये विधि संपन्न होगी। दादा मेरे कमरे में आए और उन्होंने मुझे उठा के कहा कि हमें टांगे से दूर गांव में जाना है। सच कहूं तो इतने दिनों से घर में रहने के बाद बाहर जाने के हर मौके पे मैं बहुत खुश हो जाता। मुझे याद है हम लगभग आधा दिन सफर करने के बाद उस गांव में पहुंचे। वैसे ये गांव हमारे गांव जैसा नहीं था। इसका कारण ये कि शायद यहाँ रहने वाले सभी लोग पेशे से मूर्तिकार थे। हर घर के सामने बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी हुई थी। ये मूर्तियां इतनी सुंदर और असल लग रही थी कि ये बस अभी बात करना शुरू कर देगी। एक बात तो थी, इस गांव के मूर्तिकारों में ये कला थी कि वो मूर्तियों को हूबहू
इंसान का रूप दे सकते थे। बहरहाल हम एक मूर्तिकार के घर पहुंचे और जब मेरे दादा ने बनाई जाने वाली मूर्ति का विवरण दिया तो वो मूर्तिकार बहुत से सवाल पूछने लगे कि ये मूर्ति किसकी है और क्या ये किसी देवता या फिर दानव की मूर्ति है। कुछ सवालों का जवाब दादाजी के पास था और कुछ का नहीं। आखिरकार ये मूर्तिकार कहता है कि वह ऐसी कोई भी मूर्ति नहीं बनाएगा जो कि देवता की न हो। हम ऐसे ही इस गांव के कुछ नहीं तो 4 घरों में गए, पर कोई भी मूर्तिकार इस मूर्ति को रूप देने के लिए तैयार नहीं हुआ। सब में यही डर था कि पता नहीं ये किस चीज की मूर्ति है और इससे कहीं उन पे कोई मुसीबत ना आ जाए। पर आखिरी मूर्तिकार ने हमें बताया कि गांव के बाहर ही बैरू नाम के एक आदमी का घर है और वो हर किस्म की मूर्ति बना देता है। हमारा अगला ठिकाना था बैरू का मकान। हमारा टांगा उसके मकान के सामने रुका तो मेरे दादा और टांगे वाले ने बैरू को बहुत बार आवाज लगाई, पर अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। तभी गांव के एक आदमी वहां से गुजर रहे थे तो उसने कहा कि बैरू अंदर कहीं शराब पीकर पड़ा होगा। उस आदमी ने हमें ऊपर से नीचे तक घृणा भरी नजरों से देखा और आगे अपने रास्ते पे चला गया। हम सब चलते हुए बैरू के घर के अंदर पहुंचते हैं तो मेरी क्या दादा की भी एक बार चीख निकल गई। इस घर में चारों तरफ मूर्तियां बनी हुई थी और ये सारी मूर्तियां किसी दानव या पिशाच या फिर डाकिनी की लग रही थी। ये मूर्तियां इतनी ज्यादा असली लग रही थी कि मैं बता नहीं सकता। ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त ये बात करने लगेगी और शायद हम पे हमला भी कर दे। दादा ने अपने डर पे काबू किया और हम बैरू को आवाज देने लगे कि तभी हमने देखा अंदर से एक आदमी बाहर आता है। इसको देख के बिल्कुल समझ में आ रहा था कि शायद यह आदमी कल रात या फिर सुबह भोर तक शराब पी रहा था। इस आदमी के बाल बिल्कुल सफेद और चेहरा बिल्कुल काला, एकदम दुबला पतला शरीर कि जैसे इसमें कोई जान ही ना हो। दादा ने पूरी विधि और मूर्ति के बारे में जब बैरू को बताया तो वो इस मूर्ति को बनाने के लिए तैयार हो गया। बैरू हमारे साथ ही हमारे गांव आया। इस विधि के अनुसार मूर्ति को हमारे घर में ही बनाना पड़ेगा, तो अब बैरू अगले कुछ दिनों के लिए हमारा मेहमान था। उसके लिए कोई अलग कमरा तो नहीं दिया गया, पर हाँ आंगन में ही तंबू बना के वहां उसके खाने और सोने की व्यवस्था की गई थी। जैसा मैंने कहा कि गांव पहुंचने पे मैंने देखा कि गांव में इस विधि की तैयारियां जोरों से आगे बढ़ रही थी और अब तक हमारे आंगन में एक बड़ा सा तंबू भी गाड़ दिया गया था। ये विधि या पूजा, आप इसे जो भी कह ले, यहीं पे होने वाली थी। अगले 7 दिनों तक बैरू दिन रात इस मूर्ति को बनाने में लग गया और जब ये मूर्ति बन के तैयार हुई तो क्या कहूँ मैं आपको, इससे भयानक चीज शायद मैंने आज तक नहीं देखी है। बैरू ने जैसे इस चीज में जान ही डाल दी थी। दादा कभी कभी जाके बैरू से बात किया करते और तब हमें पता चला कि बैरू ऐसी ही मूर्तियां बनाता है और इसीलिए गांव वालों ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया है। तब जाके हमें पता चला कि जिस इंसान ने हमें ये बताया था कि बैरू शराब पी के घर के अंदर पड़ा हुआ होगा, उसने हमें घृणा भरी नजरों से क्यों देखा। बैरू के पास आमतौर से काला जादू और गलत विद्याओं को सीखने वाले लोग ही आया करते हैं मूर्ति बनवाने के लिए। बैरू का काम हो गया और वो अपने पैसे लेके अपने गांव चला गया। अब बारी थी इस विधि के लिए एक पुजारी की। हमारे ही गांव के एक पुजारी चतुर्वेदी जी हमारे घर आते हैं। उन्होंने सुना हुआ था कि हमारे घर कोई पूजा होने वाली है,
पर जब उन्होंने आके उस मूर्ति को देखा तो वो एकदम घबरा गए और दादा से बोले कि ये पूजा उन्होंने कभी नहीं की है और वो ये पूजा नहीं कर पाएंगे। दादा जानते थे कि चतुर्वेदी जी के अलावा गांव में और कोई भी पुजारी है नहीं, तो उन्होंने थोड़ा पैसे का लालच देके पंडित जी को मना लिया। दादा ने पंडित जी को वो किताब दे दी ताकि वो पूरी विधि अच्छे से समझ जाए। अगले 2 दिन बाद अमावस्या थी और उसी दिन इस विधि को हमें करना था। अमावस्या का दिन आ गया। तंबू के अंदर थी वो मूर्ति और उसके सामने रखा हुआ था विधि का सारा सामान। चतुर्वेदी जी पूरे तैयार होके मूर्ति के सामने बैठे तो जरूर हुए थे, पर लग वो जरा घबराए हुए थे। मैं अपने दादा के पास आके बैठ जाता हूँ और फिर विधि की शुरुआत होती है। मैं बताऊं कि जैसे जैसे विधि आगे बढ़ती गई, अचानक पूरे माहौल बहुत भयानक हो गया। चारों तरफ काले काले बादल छा गए और जोरों से बिजली भी कड़कने लगी। अंधेरी रात में हम आंगन में यह विधि कर रहे थे, जबकि चारों तरफ से तेज आंधी और तूफान चालू था। अगले लगभग 3 या 4 घंटे तक यह हवन और विधि चलती रही और उसके बाद ही सब जब खत्म हुआ तो मौसम ठीक हुआ और फिर मुझे अंदर घर में सोने भेज दिया गया। इस बीच मेरे घर वाले विधि का सारा सामान समेटने और बाकी का काम करने में लग गए। अगले दिन जैसे ही मैं नींद से उठा तो मुझे कमजोरी नहीं लगी। मैंने उठ के सबसे बात की और मां से इतने महीनों बाद पूछा कि क्या मैं बाहर खेलने जा सकता हूं। ये सुन के मां की आंखों में आंसू आ गए और मां ने जल्दी से दादी और दादा को कमरे में बुलाया। तब तो मुझे समझ नहीं आया, पर बाद में बड़े होकर मैं समझा मेरा परिवार उस वक्त फूट फूट के क्यों रो रहा था। इतने महीनों की तकलीफ के बाद अब मैं पूरी तरह ठीक हो गया था। दादा ने मुझे कहा कि मैं आज नहीं कल से खेलने जाऊं। पूरा दिन मैं खिलौनों के साथ अपने कमरे में ही खेल रहा था और मेरे पूरे परिवार वाले हर वक्त मुझ पे नजर रखे हुए थे। दोपहर से शाम हुई और मुझ में कोई बदलाव नहीं आया, यानी हर शाम की तरह आज मुझे बुखार नहीं आया था। शाम की आरती करते हुए फिर से मेरी माँ और दादी बहुत रो रहे थे और बस भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि मैं अब बिल्कुल ठीक हो गया हूं। अगले दिन सुबह मुर्गे की पुकार ने मेरी नींद खोल दी। मैं अपनी आंखें मलते हुए बिस्तर पे उठ के बैठ गया। सूरज की पहली किरण मेरे कमरे की खिड़की से होते हुए मेरे ऊपर आके गिरी और इतना खुश और अच्छा मुझे शायद कई महीनों में पहली बार लग रहा हो। आज का दिन मुझे जैसे आजादी का दिन लग रहा हो। आज मुझे खेलने जाने की अनुमति मिली थी। मैंने उठ के अपने सुबह के सारे नित्य कर्म किए और फिर अपने दादा के कमरे में गया। मैं बस उनसे पूछना चाहता था कि मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूं और क्या मैं आज दोस्तों के साथ खेलने जा सकता हूं। दादा के कमरे में पहुंच के मैंने देखा कि वो अभी भी बिस्तर पे सो रहे हैं। आमतौर से मेरे दादा सूरज से पहले ही उठ जाया करते और सुबह से ही अपना योगा और प्राणायाम करने लगते। मैं थोड़ा हैरान जरूर हुआ, पर मैं बस 7 साल का ही तो था और मुझे उनसे वो सबसे जरूरी सवाल भी जो पूछना था। दादा को मैंने लगभग 3 या 4 बार आवाज दी, मगर वो नहीं उठे। फिर मैंने सोचा कि दादी को बुला के लाता हूं, हो सकता है दादा मेरे साथ मजाक कर रहे हो। मैं दादी को ढूंढते हुए जब आंगन में पहुंचा तो मैंने देखा कि वो पूजा के लिए फूल चुन रही थी। मैंने दादी को बताया कि दादा अभी तक सो रहे हैं, तो वो बोली कि जरूर उस विधि के काम से दादा बहुत थक गए होंगे और इसीलिए आज देर तक सो रहे हैं।
मैंने फिर से दादी से कहा कि चलो ना दादी, और चल के एक बार देख लो और दादा से पूछ लो कि क्या आज मैं खेलने जा सकता हूं या नहीं। दादी थोड़ा मुस्कुराई और बोली कि वो चल के देखने के लिए तैयार है। हम दोनों दादा के कमरे में आ गए और दादी उनके पास जाके खड़ी हुई और उन्हें पुकारा। लगभग 2 बार पुकारने के बाद ही मैंने देखा दादी अचानक पीछे होके अपने दिल पे हाथ रख के जोर से चिल्लाई और फिर फूट फूट के रोने लगी। दादी रो ही रही थी कि मैंने देखा माँ, पिताजी और कुछ और नौकर दादी का रोना सुन के इस कमरे में आ गए। श्याम काका, जो कि हमारे ही घर में माली का काम करते थे, उन्होंने मुझे कमरे से बाहर निकाल लिया और मेरे साथ आंगन में आके घूमने लगे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि दादी और बाकी के कमरे के सब लोग क्यों रो रहे हैं। मैंने श्याम काका से भी पूछा तो उन्होंने कुछ तो जवाब दे दिया, पर अभी वो मुझे याद नहीं है। थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि दादाजी गुजर गए हैं। तब इस बात का मतलब मुझे ठीक से समझ नहीं आता था और मुझे ये बताया गया कि दादा भगवान के घर घूमने गए हैं और वहां से मुझे अच्छी अच्छी चीजें भेजा करेंगे। डॉक्टर ने बताया कि दादा की मौत दिल के दौरे के कारण हुई है और फिर शाम तक पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए और दादा का दाह संस्कार किया गया। समय हर घाव को भर देता है और उसने इस घाव को भी भर दिया। 10 साल हो गए और मैं अब लखनऊ के एक स्कूल में पढ़ाई करता था। एक बार छुट्टियों में घर आने पे मुझे और पूरे परिवार को एक ऐसा सच पता चला जो हमसे इतने सालों तक छुपा हुआ था। एक रोज हमारे ही परिवार के एक चाचा हमारे घर आए। इन चाचा का परिवार कई साल पहले गांव छोड़ के दिल्ली में बस गया था, अच्छे काम की तलाश में। चाचा और उनके बच्चे शायद 20 साल बाद गांव आए थे और मैंने तो इन्हें पहली बार ही देखा था। पुरानी बातें हो रही थी और इन बातों में मेरा भी किस्सा आ गया। माँ ने चाचा को बताया कि कैसे 10 साल पहले मैं बहुत बीमार हो गया था और फिर ये बीमारी एक विधि करने से गई। ये सुनते ही चाचा ने माँ से सब कुछ बहुत गहराई से पूछा कि कैसे मुझे ये बीमारी हुई, यानी उस मंदिर के पास जाके, और फिर मुझे क्या तकलीफ थी, और फिर कैसे दादा ने उस चीज की मूर्ति बनवा के एक विधि करवाई। चाचा ने पूछा, क्या ताऊजी ने ही ये विधि उस किताब से पढ़ी थी और फिर भी उन्होंने ये विधि पूरी की? मां को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने पूछा, हाँ, पूरी विधि पढ़ी थी और उन्होंने हमें भी ये पूरी विधि दिखाई थी किताब में। चाचा बहुत हैरान हो गए और बोले, आप सब ने उस विधि को देखा और इसके बावजूद भी उन्हें नहीं रोका? मां बहुत हैरान हो गई और मां ने पूछा, उसमें रोकने का क्या है? उससे तो मेरी तबीयत ठीक होने वाली थी। चाचा ने मां से कहा कि क्या वो चाचा को वो पुश्तैनी किताब दिखा सकती है या नहीं। थोड़ी मेहनत जरूर हुई, पर कुछ देर में हमें वो किताब मिल गई और चाचा को वो किताब सौंप दी गई। चाचा ने किताब को उस पन्ने पे खोला जहां विधि लिखी हुई थी और फिर वो मुस्कुरा के बोले, विधि संपन्न होने के बाद का पन्ना क्या उस वक्त भी फटा हुआ था? और मां ने हाँ में सर हिलाया और पूछा कि क्या हुआ है। चाचा ने फिर से पूछा, ताऊजी की मौत इस विधि के ठीक 2 दिन बाद हुई थी, है ना? इस बार मैंने कहा, हाँ चाचा जी, मगर हुआ क्या है वो तो बताए। चाचा ने एक गहरी सांस ली और हमें बताया, देखिए, ठीक ऐसी ही किताब हमारे घर में भी है, क्योंकि ये अपने परिवार की पुश्तैनी किताब है। आज से 2 महीने पहले ही
मुझे घर साफ करते हुए ये किताब मिली और मैंने इसे पूरा पढ़ा। सच कहूं तो इसे पढ़ने के बाद ही मुझे गांव की बहुत याद आई और मैंने ये तय किया कि आप सबसे मिलने आऊंगा। मैंने इस किताब को पूरा पढ़ा है और जहां पे आपकी किताब में ये पन्ना फटा हुआ है वो इस विधि का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उस पन्ने पे ये लिखा हुआ है कि इस विधि जिसके लिए की जा रही है वो तो बच जाएगा, पर इस विधि को करने वाले की ठीक 2 दिन में मौत हो जाएगी। हम सब ये सुन के भौचक्का रह गए। अगले कुछ मिनटों तक कमरे में पूरी तरह शांति थी और फिर शायद मुझे और मां को यह बात समझ आ गई। मां ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा और कहा, तू हमेशा पूछता था ना कि तुझसे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, तो इसका जवाब तुझे मिल ही गया होगा। मेरी मां की आंखें नम हो गई थी, पर चेहरे पे मुस्कान थी कि कैसे दादा ने खुद पन्ने को फाड़ के सबको ये विश्वास दिला दिया कि वो फटा हुआ है और किसी को इस बात की भनक तक नहीं हुई कि इस विधि को करने से दादा की 2 दिन में ही मौत हो जाएगी। साल फिर से 1987 और मैं सुदीप ये कहानी अपने दादा से सुन रहा था और मैंने दादा को पूछा कि क्या वो भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि उनके दादा उनसे किया करते थे। दादा ने मुझे कहा, बेटा लोग अपने परिवार के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते और इसका उदाहरण है ये। और हाँ, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। ये कह के दादा ने मुझे घर में जाने के लिए कहा क्योंकि उनकी भी आंखें नम हो गई थी और वो नहीं चाहते थे कि मैं उन्हें रोते हुए देखूं। बहरहाल पूरी छुट्टी बीत गई और फिर हम वापस मुंबई आ गए। जैसे जैसे समय बीतता गया ये कहानी भी मेरी यादों के किसी एक कोने में बंद हो गई। पिछले साल यानी 2021 में गांव जाने पे मुझे वो किताब मिली और मैंने जब उस विधि वाले पन्ने को खोला तो सच में वो पन्ना आधा फटा हुआ था। मुझे सच कहूं तो पता नहीं कि क्या मेरे दादा सच बोल रहे थे या नहीं, पर हां, इस किताब को देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना ही थी। दोस्तों, ये कहानी बंगाली साहित्यकार तारादास बंदोपाध्याय की एक कहानी ज्वरासुर पे आधारित है। मैंने इसको बहुत हद तक बदला है, जैसे लोगों के नाम, गांव के नाम और भी कई चीजें, और थोड़ी अपनी भी इसमें कुछ एडिशन की है। मगर हाँ, ये कहानी उनकी उस कहानी पर पूरी तरह आधारित है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी और भी कहानियां सुननी है तो स्क्रीन पे आ रहे इन कहानियों को क्लिक करके जरूर सुने। तो मिलते हैं अगली बार कुछ नई कहानियों, कुछ नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें।